आइए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम और उसी में अब हम आगे अभी का हमारा टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं जो है पैनक्रियाज। अभी तक हमने माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स और स्टोमक पढ़ लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पैनक्रियाज में। तो देखिए, पैनक्रियाज जो होता है इसके बारे में जो बातें हमें ध्यान रखनी है, एक तो कि यह एक ड्यूल ऑर्गन है। ड्यूल ऑर्गन से क्या मतलब है? तो इस ऑर्गन की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो एंडोक्राइन प्रॉपर्टी और एक होती है एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। एंडोक्राइन उन ग्रंथियों को, उन ग्लैंड्स को कहते हैं जो अपना सिक्रेशन बिना किसी डक्ट के सीधा ब्लड में छोड़ देती है, ऐसी ग्लैंड्स को कहते हैं एंडोक्राइन। और जो एक्सोक्राइन होती है, ये ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन किसी न किसी डक्ट के थ्रू छोड़ती है। हो सकता है सीधा ब्लड में नहीं छोड़ के अन्य किसी बॉडी पार्ट में छोड़ रही हो, तो ये इनमें फर्क होता है। एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है पैनक्रियाज का, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। और जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, वो हम अभी पढ़ेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन। ये जो हार्मोन होते हैं ये पैनक्रियाज के एंडोक्राइन वाले पार्ट से सिक्रेट होते हैं, और जो पैनक्रिएटिक जूस है जो हमारे डाइजेशन में काम आएगा, वो एक्सोक्राइन पार्ट से सिक्रेट होता है। ये देख लीजिए, इस तरह से पैनक्रियाज होता है। ये अपने जिडोनम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपरी पार्ट है। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है? स्टोमक, इस तरह से। तो ये स्टोमक हो गया, ये यहाँ पे जिडोनम हो गई। जिडोनम के इस कर्व में पैनक्रियाज का हेड इस तरीके से फिट होता है, और जिसकी टेल है, टेल के यहाँ होता है स्प्लीन। इस तरह का पैनक्रियाज होता है। हेड, बॉडी और टेल, तीन भागों में ये बटा हुआ होता है। ये देखिए आपको जो छोटे छोटे लोब टाइप दिख रहे हैं, इनको अपन बोलते हैं एसिनी, या फिर इन्हीं को एल्वियोलाई भी कहा जाता है। एसिनिया एल्वियोलाई, ठीक है। ये एक तरह से पैनक्रियाज कई खंडों में बटा हुआ होता है, कई लोब्स में बटा हुआ होता है, और हर एक एसिनी के अंदर कई सारी कोशिकाएं होती है, कई सारी सेल्स होती है। इनका नाम होता है एसिनल सेल्स। इनका नाम होता है एसिनल सेल्स। इन एसिनल सेल्स के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे कण जैसी स्ट्रक्चर्स। इन ग्रेन्यूल्स को कहते हैं जाइमोजन ग्रेन्यूल्स। तो वापस देखिए, पैनक्रियाज कई लोब्स में बटा हुआ होता है। हर एक लोब को अपन एसिनिया एल्वियोलाई कहते हैं। हर एक लोब में कई कोशिकाएं होती है जिनको अपन बोलते हैं एसिनल सेल्स, और हर सेल में ये ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको कहते हैं जाइमोजन ग्रेन्यूल्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं वो इन्हीं जाइमोजन ग्रेन्यूल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो हर एक एसिनी है, इससे छोटी छोटी डक्ट निकलती है। जैसे ये आपको एक डक्ट दिखेगी, ऐसे आपको एक डक्ट दिख रही है, ये डक्ट है, ये डक्ट है। ऐसी कई छोटी छोटी डक्ट निकलती है, और ये सब मिलके ये एक मेन डक्ट बना देती है। इसको क्या कहते हैं? पैनक्रिएटिक डक्ट। या इसी का एक नाम और है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है विरसंग डक्ट, ठीक है। सॉरी। अब ये जो विरसंग डक्ट है, या जिसको अपन पैनक्रियाटिक डक्ट भी कहते हैं, ये मिलती है यहां कॉमन बाइल डक्ट से। कॉमन बाइल डक्ट कहां से आती है? जब अपन लीवर और गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आएगा। अभी के लिए आप यूं ध्यान रखिए कि गॉल ब्लैडर से ये कॉमन बाइल डक्ट आती है, और ये इस पैनक्रियाटिक डक्ट से यहां पे मिलती है। और यहां पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। और एम्पुला ऑफ वेटर के बाद में ये आके जिडोनम में खुल जाती है, और इससे पैनक्रियाज का पैनक्रिएटिक जूस और यहां पे जो बाइल बना है वो आके जिडोनम में जो काइम आया है उसमें मिल जाता है,
और यहाँ पे उसका डाइजेशन शुरू होता है। तो ये पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर हो गई। 3 पार्ट है, हेड, बॉडी, टेल। कई सारे लोब्स हैं जिनको एसिनिया एल्वियोलाई कहा गया है। इसमें सेल्स एसिनल सेल्स, जिसमें कुछ ग्रेन्यूल्स है, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, जिनका काम क्या है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेशन करना। यहां से कई डक्ट निकलती है हर एक एसिनाई से, जो मिलकर बनाती है पैनक्रियाटिक डक्ट, या इसी को कहते हैं विरसंग डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट से मिलती है और एम्पुला ऑफ वेटर के द्वारा ड्यूडेनम में खुल जाती है। अब इससे जो सिक्रेट हो रहा है वो है पैनक्रियाटिक जूस। ये जूस क्या करेगा, हमारे खाने को पचाएगा। कहां पचाएगा, ड्यूडेनम में पचाएगा, है ना। पैनक्रियाज में कोई पाचन नहीं होता है, खाना पैनक्रियाज में नहीं जाता है। यहां से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होकर ड्यूडेनम में आता है और ड्यूडेनम में आके खाने का पाचन होता है। तो पैनक्रियाटिक जूस एक तो वॉल्यूम देख लेते हैं कि भाई एक दिन में लगभग कितना निकलता है। तो 500 से 800 ml पर डे, ठीक है। और इसका पीएच है इसका 8 से 8.3। ये देखिए, हमने जो देखा था स्टोमक में पीएच काफी कम था, लगभग 1 से 2 के आसपास था। अब वहां से जो खाना ड्यूडेनम में आता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। लेकिन यहां पे जो पैनक्रियाटिक जूस या बाइल है, ये काम करेंगे एल्कलाइन मीडियम में, क्षारीय माध्यम में। तो इसके लिए यहां पे जो मीडियम है वो एल्कलाइन होना जरूरी है। पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये काम कौन करता है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में काफी मात्रा में क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट, ये होते हैं क्षारीय, और ये पैनक्रियाटिक जूस को एल्कलाइन बनाने का काम करते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो बहुत ज्यादा एसिडिक काइन था, ये यहां पे आके इस एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस से मिलके नॉर्मल या न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस का एक काम तो क्या है कि यहां मीडियम को न्यूट्रलाइज करना, पीएच को न्यूट्रल करना। और दूसरा काम है इसका डाइजेसिव। दूसरा काम क्या है, डाइजेसिव। पचाता है मेनली किसको, प्रोटीन को और लिपिड को। प्रोटीन एंड लिपिड, इनके पाचन का काम कहां होता है, पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा ड्यूडेनम में। हम बाद में अलग से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, उनका कैसे पाचन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे मेटाबॉलिज्म है, वो हम अलग से देखेंगे, है ना। तो एक बार आप यहां समझ लीजिए, उसके बाद में जब हम अलग से लेक्चर होगा तो उसमें और इनको डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जूस सिक्रेट हो रहे हैं और वो कैसे कैसे डाइजेशन कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। और जो ट्रिप्सिन होता है ये ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है। ट्रिप्सिनोजन ये हमारे जब पैनक्रियाज से निकलता है तो ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है। जब ये ड्यूडेनम में आता है तो इस पे एंटेरोकाइनेज क्रिया करता है, जिसके कारण ये ट्रिप्सिन के रूप में चेंज हो जाता है और उसके बाद में ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही जो काइमोट्रिप्सिन है वो होता है काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में, काइमोट्रिप्सिनोजन। और जब ये भी ड्यूडेनम में आता है तो ये ट्रिप्सिन की मदद से काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है, एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में चेंज होता है ड्यूडेनम में। ऐसे ही काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है और ट्रिप्सिन की उपस्थिति में काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। ये दो किस पे काम कर रहे हैं, प्रोटीन पे। एक तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये किस पे काम कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड पे। ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है फैट, तो ये किस पे काम कर रहा है, फैट पे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा,
यहां पे ड्यूडेनम में फैट के पाचन के लिए क्या जरूरी है? बाइल। यदि बाइल नहीं होगा, पित्त नहीं होगा, तो फैट का पाचन नहीं हो पाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए होता है पैनक्रिएटिक एमाइलेज, जो किस पे काम करता है? स्टार्च पे। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का ड्यूडेनम में पैनक्रिएटिक जूस के द्वारा इतना ज्यादा पाचन नहीं होता है, तो मेनली प्रोटीन और लिपिड, इतनी बात हमको ध्यान रखनी है। अब क्या होता है कि पैनक्रिएटिक जूस की मदद से किसका पाचन हो रहा है? फैट का, और साथ में बाइल साल्ट भी होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता है, और इसके कारण अनडाइजेस्टेड जो फैट होती है वो स्टूल में बड़ी मात्रा में निकलने लग जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेटोरिया। STEATOORHEA। ठीक है, स्टेटोरिया मतलब क्या है? फैटी स्टूल। जो अनडाइजेस्टेड फैट है, बिना पची हुई फैट है, वो भी स्टूल के माध्यम से निकलने लग जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्टेटोरिया। इसमें जो स्टूल होता है वो मात्रा में ज्यादा होता है, उसमें बहुत बुरी स्मेल आती है, थोड़ा झागदार सा वो लगता है, उसका रंग जो होता है वो थोड़ा थोड़ा सलेटी से रंग का वो हो जाता है, या अपनी मिट्टी के कलर का सा हो जाता है, क्ले कलर। ठीक है, तो ये टर्म अपने को ध्यान रखना है। तो ये बात हुई अपने पैनक्रियाज की। अब बात करते हैं लीवर की। तो देखिए, जो लीवर होता है, पहली बात तो हमें इसके बारे में भी क्या ध्यान रखनी है कि लीवर भी एक क्या है? ड्यूल ऑर्गन है। माने इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो है सिक्रेटरी पार्ट, मतलब स्त्रावन करने वाला पार्ट, जिसमें ये बाइल यानी पित्त का स्त्रावन करता है। और दूसरा इसका पार्ट होता है एक्सक्रेटरी। एक्सक्रेटरी मतलब उत्सर्जन वाला। होता क्या है कि जितना भी हमारा मेटाबॉलिज्म है ज्यादातर लीवर में ही होता है। जो भी हम ग्लूकोज है, चाहे प्रोटीन है, चाहे फैट है, ये सब इनका जो एंड प्रोडक्ट है वो जाता कहाँ है? लीवर में। और यहाँ उसका मेटाबॉलिज्म होकर एनर्जी और वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये शरीर से बाहर निकालना, ये भी लीवर का काम है। इसलिए इसको एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है, और सिक्रेटरी क्योंकि ये बाइल का सिक्रेशन करता है। दूसरी बात जो हमें लीवर के बारे में ध्यान रखनी है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका वजन लगभग 1.5 kg तक होता है। एक ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, लीवर के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तो लीवर में 4 लोब होते हैं, राइट, लेफ्ट, एक ये छोटा सा कॉर्डेट, और एक ये रहा क्वाड्रेट। तो कुल मिला के इसमें 4 लोब होते हैं, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट और कॉर्डेट। अब ये जो लोब है, ये हर एक लोब भी कई सारे लोब्यूल्स से मिलके बना है, जिन्हें क्या कहेंगे? हिपेटिक लोब्यूल्स। मतलब सबसे पहले लीवर, फिर लीवर में 4 लोब, हर एक लोब में कई सारे हिपेटिक लोब्यूल्स। ये जो हिपेटिक लोब्यूल है ये हमारे लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। एक लीवर में लगभग, मतलब पूरे लीवर में 50,000 से 1,00,000 तक हिपेटिक लोब्यूल होते हैं। और इनकी संरचना कैसी होती है? हनीकॉम्ब लाइक, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना इनकी होती है। और हर एक लोब्यूल्स में जो लीवर सेल होती है, हिपेटोसाइट्स, वो पाई जाती है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि लीवर में 4 लोब, हर एक लोब में हिपेटिक लोब्यूल्स, और हिपेटिक लोब्यूल्स में जो लीवर सेल है उसका क्या नाम है? हिपेटोसाइट। ये देखिए, ये हिपेटोसाइट्स हैं। ये जितनी भी हम सेल्स देख रहे हैं ये सब क्या है? हिपेटोसाइट्स। अब ये जो हिपेटोसाइट्स होती है, ये देखो कॉलम के रूप में अरेंज है, मतलब एक दीवार के रूप में ये अरेंज है। इसको बोलते हैं हिपेटिक प्लेट। जैसे ये एक पूरी दीवार बन गई ना, ये एक पूरी बन गई, तो ये पूरी क्या कहलाएगी? हिपेटिक
प्लेट, ये देखिए लिखा हुआ। तो ये पूरी एक हिपेटिक प्लेट हो गई, ये दूसरी हिपेटिक प्लेट हो गई। और हिपेटिक प्लेट के आप देखेंगे हर हिपेटिक प्लेट में 2 कॉलम है, ये देखिए, है ना। तो हिपेटोसाइट्स कॉलम्स में अरेंज हुई है और 2 कॉलम मिलके एक हिपेटिक प्लेट बनाते हैं। और हिपेटिक प्लेट के 2 कॉलम्स के बीच में ये एक स्ट्रक्चर है बाइल कैनेलिक्यूलस। यहां पे भी है, यहां पे भी है बाइल कैनेलिक्यूलस, जिसका काम क्या है, बाइल का सिक्रेशन करना। ये देखिए ये रहा बाइल कैनेलिक्यूलस। और 2 प्लेट्स के बीच में ये होता है साइनोसॉइड। ये एक तरह से रक्त का एक भंडार सा आपको दिखेगा, जो क्या कहलाएगा, साइनोसॉइड। तो हमको ध्यान रखना है, हिपेटोसाइट्स कॉलम्स के रूप में अरेंज होती है। हिपेटोसाइट के 2 कॉलम मिलके एक हिपेटिक प्लेट बनाते हैं। हिपेटिक प्लेट के दोनों कॉलम्स के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें कहते हैं बाइल कैनेलिक्यूलस। और 2 हिपेटिक प्लेट के बीच में एक रक्त का भंडार होता है जिसे कहते हैं साइनोसॉइड। ये जो साइनोसॉइड की लाइनिंग है ये वाली, इसके बीच बीच में कुछ सेल्स होती है जिनको कहते हैं अपन कुफर सेल्स। साइनोसॉइड की जो लाइनिंग होती है उनमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कुफर कोशिकाएं या कुफर सेल्स कहते हैं। ये होती है मैक्रोफेजेज, यानी जो भी बैक्टीरिया वगैरह या माइक्रोब्स आएंगे उनको खाने वाली। तो प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि कुफर सेल कहां पाई जाती है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि लीवर में होती है। लीवर के साइनोसॉइड की एपिथेलियल वॉल की लाइनिंग में होती है। अब आगे हम बढ़े तो जो अपन ने, ये बात हो गई हिपेटिक लोब्यूल की। ऐसे हर हिपेटिक लोब्यूल के चारों तरफ, जैसे अपन ये एक हिपेटिक लोब्यूल मान के चल रहे हैं, ये पूरा गोला, इस हिपेटिक लोब्यूल के चारों तरफ आपको कहीं ये संरचनाएं दिख रही है, इनको कहते हैं पोर्टल ट्रायड। ये हमें ध्यान रखना है कि हर लोब्यूल के चारों तरफ कई सारे पोर्टल ट्राइड पाए जाते हैं। अब देखो नाम है ट्राइड, मतलब इसमें 3 चीजें होंगी। वो 3 क्या क्या है, एक तो होती है बाइल डक्ट की ट्रिब्यूटरी, एक होती है हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच, और एक होती है पोर्टल वेन की ब्रांच। ये हमें पता होना चाहिए कि पोर्टल ट्राइड में कौन कौन सी 3 स्ट्रक्चर है। तो बाइल डक्ट है, हिपेटिक आर्टरी है और पोर्टल वेन है। अब देखिए ये जो हिपेटिक सेल्स है, ये हिपेटिक सेल्स क्या करती है, ये बाइल सिक्रेट करती है। ये बाइल कहा जाता है यहां बाइल कैनेलिक्यूलस में। हिपेटिक सेल्स ने बाइल सिक्रेट किया, बाइल कहां चला गया, बाइल कैनेलिक्यूलस में। यहां से चला जाता है बाइल डक्ट की ट्रिब्यूटरी में, ठीक है। बाइल डक्ट की ट्रिब्यूटरी में गया, यहां से छोटी छोटी स्मॉल बाइल डक्ट्स बनती है, और उसके बाद में यहां से ये देखिए लीवर में ये लेफ्ट और राइट हिपेटिक डक्ट निकल रही है, और ये दोनों आपस में कॉमन हिपेटिक डक्ट बना लेती है। मतलब क्या हुआ है, हिपेटोसाइट्स से बाइल निकला, बाइल कैनेलिकुलस में गया, यहां से कहा गया बाइल डक्ट की ट्रिब्यूटरी में, और यहां से राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट के रूप में निकला, और यहां से ये हिपेटिक डक्ट कॉमन हिपेटिक डक्ट बना के लीवर से बाहर निकलती है। अब देखिए ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है ये गॉल ब्लैडर से आ रही है सिस्टिक डक्ट, ये हो गई कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर क्या बना लेगी, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो होती है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये आगे मिलती है पैनक्रिएटिक डक्ट से, और एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू ये कहां खुल जाती है, ड्यूडेनम में खुल जाती है। हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब ये सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रिएटिक डक्ट से मिलती है तो यहां पे एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर माने क्या, ढक्कन, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। इसका काम क्या है कि जब
ड्यूडेनम को जरूरत होगी तब गॉल ब्लैडर से बाइल जो है यहां पर आएगा, वरना तब तक ये स्फिंक्टर बंद रहेगा और जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में सुरक्षित पड़ा रहता है, यहां से बाहर नहीं निकलता है। ये काम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी का। तो हम फटाफट वापस समझ लेते हैं कि बाइल जो है हिपेटोसाइट से आया, बाइल कैनालिकुलस के द्वारा बाइल डक्ट की ट्रिब्यूटरी में गया, वहां से राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट बनी जो आगे कॉमन हिपेटिक डक्ट बनके लीवर से बाहर निकलती है, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आके कॉमन हिपेटिक डक्ट से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट यानी CBD बनाती है। ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके यहाँ पे एक स्फिंक्टर ऑफ ओडी है, इसके बाद में ये आगे जाके पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलती है और एम्पुला ऑफ वेटर के द्वारा ये ड्यूडेनम में खुल जाती है। अब अपन हम देखते हैं कि जो लीवर है उसकी ब्लड सप्लाई कैसी होती है। लीवर की ब्लड सप्लाई थोड़ी सी स्पेशल है। तो एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि पूरे शरीर में मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कोई पूछे कहां होती है तो हम क्या कहेंगे, लीवर में। और कितनी होती है, 1500 ml पर मिनट, इतना ब्लड हमारे लीवर को चाहिए होता है। ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे शरीर में लीवर भी है। तो लीवर को शरीर में मैक्सिमम ब्लड सप्लाई चाहिए, कितनी चाहिए, 1500 ml पर मिनट। अब ये ब्लड सप्लाई होती कहां से है, तो देखिए इसके दो सोर्सेज होते हैं। एक तो सोर्सेज है ये, एक मिनट, तो एक तो इसका सोर्स क्या है कि हिपेटिक आर्टरी से। हिपेटिक आर्टरी किसका पार्ट होती है, एओर्टा का। एओर्टा से हिपेटिक आर्टरी आती है। जो एओर्टा क्या होता है ये तो अपन जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे। बाकी ये मान लीजिए हार्ट से शुद्ध रक्त लेके सबसे बड़ी धमनी निकलती है वो है एओर्टा। ठीक है, तो एओर्टा का ही एक पार्ट होता है हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी तो लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब शुद्ध रक्त कहां लेके आती है, हमारे लीवर में। हमने देखा था कि जो पोर्टल ट्राइड था उसमें एक पार्ट किसका था, हिपेटिक आर्टरी का। और दूसरा ब्लड इसमें आता है पोर्टल वेन से। ये थोड़ा इसकी वजह से दिख नहीं रहा है, ये लिखा हुआ है पोर्टल वेन। देखिए वेन है तो इसका मतलब ये अशुद्ध रक्त लाएगी, तो ये लाती है अशुद्ध रक्त। ये पोर्टल वेन जो है ये दो वेन से मिलकर बनी है। एक तो है सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, और एक है स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन। इन दो से मिलकर पोर्टल वेन बनी है जो कैसा ब्लड लाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहां से लाती है ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो 4 जगहों से लाती है। एक तो स्टोमक, एक लाती है इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना, एक लाती है स्प्लीन से, और एक लाती है पैनक्रियाज से। इन 4 जगहों से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अशुद्ध रक्त यहां पे लेके आती है। ठीक है, तो ये जो ब्लड का फ्लो है इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ, इसको एक विशेष नाम दिया गया है। तो वो नाम क्या है, एंटेरो। एंटेरो शब्द यूज होता है इंटेस्टाइन के लिए, हिपेटिक लीवर के लिए सर्कुलेशन। क्योंकि इंटेस्टाइन के आसपास से लीवर में हो रहा है तो एंटेरो हिपेटिक सर्कुलेशन, ये नाम उसको दिया हुआ है यहां पे। तो इस तरह से ब्लड सप्लाई होती है कि पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड आता है। देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारा भोजन होता है उसका जो भी पाचन होता है, तो उसका जो पाचन होके, चूंकि हमने पढ़ा है कि मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, और अभी अपन आगे देखेंगे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भोजन का है वो इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन होता है तो वहां से एब्जॉर्ब हुआ जो भी एंड प्रोडक्ट बन रहा है डाइजेशन का, वो सब इस चैनल के थ्रू लीवर में आता है,
जहां पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है। इसलिए ये जो एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन है ये होना आवश्यक है। अब इसके बाद में ये जो सारा ब्लड होता है ये फिर यहाँ से साइनोसाइड, साइनोसाइड से सेंट्रल वेन, यहाँ से हिपेटिक वेन, यहाँ से इंफीरियर वेना केवा और यहाँ से हार्ट में चला जाता है, राइट एट्रियम में, जहां से वापस ये लंग्स में जाके प्रॉपर इसका प्योरिफिकेशन होता है। तो ये अपने बात होगी पूरे लीवर की। इसके बाद आता है नंबर हमारे सामने बाइल का। तो बाइल के बारे में सबसे पहले हम कुछ जरूरी जो जानकारी ले लें कि एक तो वॉल्यूम, एक दिन में कितना बाइल हमारे बॉडी में सिक्रेट होता है, तो 800 से 1200 ml पर डे। पीएच इसका कितना होता है, तो पीएच इसका वही एल्केलाइन होता है थोड़ा, 8 से 8.6। और इसका कलर कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि इसका कलर होता है गोल्डन येलो या ग्रीन, गोल्डन येलो या ग्रीन। ठीक है, तीन चीजें ध्यान रखनी है, वॉल्यूम, पीएच और कलर। अब देखिए बाइल बनता कहाँ है, लीवर में, और उसके बाद में स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लेडर में। तो लीवर के बाइल में और गोल ब्लेडर के बाइल में कुछ अंतर होता है, वो हमें ध्यान रखना है। पहला अंतर क्या है कि जब बाइल लीवर से गोल ब्लेडर में चला जाता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बाइल गोल ब्लेडर में पड़ा होता है तो उससे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ये जितने भी हमारे खनिज लवण टाइप होते हैं चीजें, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कार्बोनेट वगैरह, इन सब का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, बस ये हमें ध्यान रखना है कि एक तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और एक पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। बाकी दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका और पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके कारण वॉल्यूम में कमी आ जाती है। दूसरा अंतर क्या है कि देखिए वॉल्यूम में कमी आएगी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ने का क्या मतलब है कि लीवर वाले बाइल में पानी ज्यादा है जबकि गोल ब्लेडर वाले बाइल में पानी कम है। मतलब कुल मिला के गाढ़ा कौन सा है, तो लीवर वाला ज्यादा गाढ़ा नहीं है बल्कि गोल ब्लेडर वाला ज्यादा गाढ़ा है। पीएच का क्या होता है, पीएच में कमी आ जाती है। हमने वहां पे देखा था कि लगभग 8 से 8.6 था, तो यहाँ पे पीएच कम होकर कितना हो जाता है, 7 से 7.6। और एक चीज जो लीवर वाले में नहीं होती है, गोल ब्लेडर वाले में होती है, वो है म्यूसिन। तो ये 4 अंतर में ध्यान रखने हैं कि गोल ब्लेडर वाले का वॉल्यूम कम होता है इसलिए उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, पीएच कम हो जाती है, और म्यूसिन लीवर वाले में नहीं होता, गोल ब्लेडर वाले में होता है। अब देखिए बाइल में जो मेन चीज है, एक तो है बाइल सॉल्ट और एक है बाइल पिगमेंट। तो थोड़ा हम इनके बारे में देख लेते हैं कि ये बनते कैसे हैं और इनके काम क्या है। तो देखिए बाइल सॉल्ट की बात करें तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि ये एक तो बनते किससे हैं, प्राइमरी बाइल एसिड। तो जो बाइल सॉल्ट है वो दो, देखिए कुल बाइल सॉल्ट होते हैं 4 तरह के। एक होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, एक होता है पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, और बाकी 2 होते हैं सोडियम टोरोकोलेट और पोटेशियम टोरोकोलेट। तो जो ग्लाइकोकोलेट है वो बनते हैं कोलिक एसिड से, और जो टोरोकोलेट है वो बनते हैं चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड से। तो ये हमें ध्यान रखना है, एक तो इनका प्राइमरी बाइल एसिड क्या है। फिर देखिए ये जो प्राइमरी बाइल एसिड होते हैं ये लीवर से जाते हैं इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में इन पे बैक्टीरिया क्रिया करते हैं और सेकेंडरी बाइल एसिड बनते हैं। हमें इनके भी नाम ध्यान रखने हैं। कोलिक एसिड से बनता है डीऑक्सीकोलिक एसिड और
कैनोडियोक्सिकोलिक एसिड से बनता है लिथोकोलिक एसिड। यह है सेकेंडरी बाइल एसिड। प्राइमरी बाइल एसिड कोलिक एसिड और कैनोडियोक्सिकोलिक एसिड है। सेकेंडरी बाइल एसिड में डियोक्सिकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड है। ये बन के वापस लीवर में आ जाते हैं और उसके बाद में कई प्रक्रियाओं से गुजर के लास्ट में बाइल सॉल्ट बनते हैं 4 तरह के। 2 तो है ग्लाइकोकोलेट और 2 है टोरोकोलेट। सोडियम ग्लाइकोकोलेट, पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, पोटेशियम टोरोकोलेट। तो ये तो हो गई इनके बनने की प्रक्रिया। अब इनके काम क्या क्या है? बाइल सॉल्ट के काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो पहला काम है वो है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। होता क्या है, देखिए फैट अपन जानते हैं पानी में घुल नहीं सकती है, इसलिए पानी में घुलने से पहले उसका इमल्सन बनाना पड़ता है, उसको इमल्सिफिकेशन उसका करना पड़ता है ताकि वो पानी में घुल सके। जैसे साबुन वगैरह अपन बनाते हैं तो वो इमल्सिफिकेशन होता है फैट का, जिसके कारण वो पानी के साथ मिलकर झाग बना देता है। तो इसी तरह से जो हम भोजन में फैट करते हैं, क्योंकि उसको पचाना है तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेज में लगभग 95% तक क्या होता है? पानी। अब फैट सीधा पानी में तो घुल नहीं सकती है, तो पहले उसका इमल्सिफिकेशन जरूरी है, और इमल्सिफिकेशन कौन करेगा? बाइल सॉल्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार इमल्सिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद में आसानी से फैट का डाइजेशन हो सकता है। दूसरा काम जो है बाइल सॉल्ट का वो है फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये क्या करते हैं? बाइल सॉल्ट जो है ये फैट के साथ जुड़ के बना लेते हैं मिसेल्स। देखिए फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, तो वो हमारे ब्लड में आसानी से जा नहीं पाते हैं, इसलिए बाइल सॉल्ट इनके साथ जुड़ के मिसेल्स बनाते हैं और उसके बाद इनका एब्जॉर्प्शन ब्लड में आसानी से हो सकता है। ये तो इनके 2 हुए मेन काम। इसके अलावा इनके और 2-3 छोटे मोटे काम हैं। एक तो ये शब्द हमें ध्यान रखना है, कोलेरेटिक एक्शन। कोलेरेटिक एक्शन इसका मतलब क्या होता है कि लीवर से बाइल के सिक्रेशन को बढ़ाना। लीवर से बाइल के सिक्रेशन को बढ़ाना, ये क्या है? कोलेरेटिक एक्शन। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है, वो है कोलेगोग। कोलेगोग एक्शन ये क्या है? ये है गोल ब्लेडर का कॉन्ट्रैक्शन करके गोल ब्लेडर से बाइल को बाहर निकाल के इंटेस्टाइन में भेजना। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कोलेरेटिक का मतलब क्या है? लीवर से बाइल सिक्रेशन को बढ़ावा देना, और कोलेगोग का मतलब क्या है? गोल ब्लेडर से बाइल, मतलब गोल ब्लेडर का कॉन्ट्रैक्शन करके वहां से बाइल को इंटेस्टाइन में भेजना। ये दोनों काम भी कौन कर रहे हैं? बाइल सॉल्ट, या गोग में जिसे अपन ध्यान रख सकते हैं कि भाई गोल ब्लेडर से रिलेटेड ये बात है। और एक जो बाइल सॉल्ट का काम होता है वो होता है गोल स्टोन बनने से रोकना। हमारे जो गोल ब्लेडर में स्टोन बन जाते हैं उनको रोकने में बाइल सॉल्ट मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? कि बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? कोलेस्टेरॉल को, और एक चीज होती है लेसिथिन, ये लेसिथिन बहुत जरूरी होता है। यदि हमें डाइजेशन करवाना है फैट का तो बाइल सॉल्ट में लेसिथिन होना जरूरी है, वरना फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो जो बाइल सॉल्ट होते हैं ये इन दोनों को, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन को प्रेसिपिटेट नहीं होने देते, गोल ब्लैडर में जमने नहीं देते, बल्कि इनको सॉल्यूशन में बना के रखते हैं। वरना यदि बाइल सॉल्ट नहीं होंगे तो ये प्रेसिपिटेट होके जम जाएंगे और उसी को अपन क्या बोलेंगे? गोल स्टोन। ठीक है, तो ये हमने बात करी बाइल सॉल्ट की। अब हम आगे चलते हैं बाइल पिगमेंट पे, कि बाइल पिगमेंट जो है वो कैसे बनते हैं। तो देखिए पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जो बाइल पिगमेंट है वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, मतलब कचरा है। जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है उसके बाद जो कचरा बनता है वो क्या है? बाइल पिगमेंट। ये 2 होते हैं, एक तो होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन।
इनमें हमारे शरीर में जो मेजर रूप में होता है वो होता है बिलीरुबिन। अब देखिए ये बनते कैसे हैं। भाई हमने ये तो बता दिया भाई एक्सक्रीटरी है, पर किससे बनते हैं? तो देखिए ये बनते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम से। ये क्या होता है? तो जहां पर आरबीसी टूटती है, आरबीसी का जो ग्रेव यार्ड है, आरबीसी जहां पे नष्ट होती है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। और इसमें मेनली 3 ऑर्गन आते हैं। मेजर तो स्प्लीन है, इसके अलावा लीवर भी है और लंग्स भी है। यहां क्या होता है? आरबीसी टूटती है। आरबीसी टूटने के बाद में अपने को पता है भाई आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो ग्लोबिन तो बाहर निकल जाता है जो वापस काम में लिया जाता है। फिर बचता है हिम, हिम में से आयरन निकल जाता है जो वापस काम में लिया जाता है। फिर बचता है बिलीवर्डिन। तो पूछे कोई कि भाई किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो ये हीमोग्लोबिन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। बिलीवर्डिन आगे जाके चेंज हो जाता है बिलीरुबिन में। ये बिलीरुबिन यहां से चला जाता है ब्लड में। ब्लड में एक एल्बुमिन नामक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो इसको आगे ले जाने में हेल्प करती है। अब चूंकि यहां पे अकेला बिलीरुबिन है तो इसको अपन क्या कहते हैं? फ्री बिलीरुबिन। ये यहां से जाता है लीवर में। जब ये लीवर में जाता है तो एक एसिड है ग्लूकोरोनिक, ग्लूकोरोनिक। इस ग्लूकोरोनिक एसिड से ये जुड़ जाता है और जुड़ जाने के बाद में इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो ध्यान रखना है लीवर में किससे जुड़ रहा है? ग्लूकोरोनिक एसिड से। और जुड़ने के बाद में इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। यहां से 50% तो कहां चला जाता है? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में जाके किस में बदल जाएगा? यूरोबिलिनोजन में। और बाकी का 50% वापस एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में आ जाएगा। ठीक है, मतलब बाइल के माध्यम से इंटेस्टाइन में जाते हैं, 50% यहाँ यूरोबिलिनोजन में चेंज हो जाता है और बचा हुआ 50% जो है वो वापस एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन यानी पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में चला जाता है। तो और यहां से यूरोबिलिनोजन जो है वो वापस किडनी में जाता है और यूरिन के थ्रू हमारे बाहर निकल जाता है। अब देखिए शरीर में नॉर्मल बिलीरुबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 0.5 to 1.5 mg पर डेसीलीटर। यानी 1 डेसीलीटर ब्लड में नॉर्मल बिलीरुबिन कितना होना चाहिए? 0.5 से 1.5 मिलीग्राम। यदि ये 1 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाता है, यदि ये 1 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हाइपर बिलीरुबिनेमिया। हाइपर माने ज्यादा, बिलीरुबिन माने बिलीरुबिन और एमिया माने ब्लड में। तो यदि 1 mg पर dl से ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे हाइपर बिलीरुबिनेमिया। और यदि इसकी मात्रा बॉडी में 2 mg पर dl से ज्यादा हो जाए तो इसको अपन क्या कह देते हैं? जॉन्डिस। तो हमको ध्यान रखना है कि नॉर्मल बिलीरुबिन कितना है? 0.5 से 1.5 mg। 1 mg से ज्यादा होने को हम कहते हैं हाइपर बिलीरुबिनेमिया। और यदि 2 mg से ज्यादा हो जाए तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं? जॉन्डिस, जिसे ही बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? पीलिया। तो ये हमारी बात हो गई बाइल की। अब हम थोड़े से लीवर के फंक्शंस देख लेते हैं। तो देखिए लीवर के फंक्शन में एक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मेटाबॉलिक फंक्शन, जो हमारे लीवर का मेन काम क्या है? मेटाबॉलिज्म करना। जब हम अलग से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म देखेंगे तो इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। दूसरा काम है स्टोरेज का। मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो भी प्रोडक्ट बनते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स हो गए, उन सबको ये स्टोर करके रखता है।
इसके अलावा कई तरह के प्रोटीन, विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सब बनाने का काम भी इसका है। इसलिए इसका तीसरा फंक्शन क्या है? सिंथेटिक फंक्शन। चौथा फंक्शन सिक्रेशन ऑफ बाइल, है ना, ये हम देख ही चुके हैं। पांचवा एक्सक्रीटरी, इस पे भी हमने बात कर ली कि जो भी एंड प्रोडक्ट बनते हैं उनका उत्सर्जन करना भी इसका काम है। छठा इसका काम है हीट प्रोडक्शन। अब चूंकि यहां पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो खूब सारी एटीपीज बन रही हैं, है ना, खूब सारी हीट यहां पे प्रोड्यूस हो रही है। हीमोपोएटिक फंक्शन, यानी रक्त निर्माण में इनका योगदान। तो देखिए फीटस में, जब बच्चा पेट में होता है तो ब्लड सेल्स यही बनती है, विटामिन B12 को यही स्टोर करके रखा जाता है, और आयरन भी यही स्टोर रहता है। तो इस तरह से ये ब्लड के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाता है। और एक है हीमोलाइटिक फंक्शन, यानी आरबीसी का टूटना। तो ये हम देख ही चुके हैं कि एक तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का ये हिस्सा होता है, और एक हमने आपको ध्यान हो तो कुफर सेल्स पड़ी थी। तो जो कुफर सेल्स होती है वो भी हीमोलाइटिक, क्योंकि वो मैक्रोफेजेज होती है, जो आरबीसी वगैरह खराब हो जाती है उनका डाइजेशन का काम करती है। तो जो कुफर सेल्स है वो भी इसी का पार्ट होती है। तो ये सब हो गए हमारे लीवर के पार्ट। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है गॉल ब्लैडर का, वो हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा गॉल ब्लैडर है, इतना सा। इसका मेन काम क्या है अपन देख चुके हैं। यहाँ पे बाइल स्टोर होता है। एक इसकी हमें कैपेसिटी ध्यान रखनी है, इसकी कैपेसिटी है 50 मिलीलीटर। इतना बाइल यहाँ पे स्टोर होके रह सकता है। और एक और बात है कि ये हमारी जिंदगी का एसेंशियल, मतलब हमारी बॉडी का एसेंशियल पार्ट नहीं है। यदि ये हट भी जाए तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, हमारे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मेन काम क्या है? एक तो बाइल का स्टोर करना, और दूसरा कंसंट्रेशन करना बाइल का, ठीक है, जिसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक बीमारियां और कुछ एक शब्द देख लेते हैं। जैसे एक जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में अपन बात कर चुके हैं कि जब बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तब वो बिलीरुबिन जो होता है वो ब्लड के थ्रू हमारी स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में चला जाता है, जिसके कारण इनका कलर येलोइश हो जाता है। इसी को अपन कहते हैं जॉन्डिस। और जॉन्डिस के लिए ही एक शब्द काम आता है, इक्टेरस। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। यदि कहीं पे इक्टेरस आ जाए तो इसका मतलब वो जॉन्डिस की ही बात कर रहा है। देखिए जॉन्डिस 3 तरह का हो सकता है। तो जॉन्डिस है वो कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का। एक तो हीमोलाइटिक, मान लीजिए आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा बिलीरुबिन बनेगा। इस तरह के जॉन्डिस को हम क्या कहते हैं? हीमोलाइटिक। एक होता है हिपेटोसेल्यूलर, मान लीजिए हिपेटिक सेल्स डैमेज हो गई हो और उसके कारण से जॉन्डिस हो रहा हो, तो हम इसको कहते हैं हिपेटोसेल्यूलर। और तीसरा जॉन्डिस होता है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव गॉल ब्लैडर से या अन्य किसी भी लेवल पे यदि बाइल के फ्लो में दिक्कत आ रही है, बाइल का फ्लो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो जो जॉन्डिस होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जो मेनली किसकी वजह से होता है? गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की वजह से। ये तो पहली बात हुई जॉन्डिस की। दूसरा एक है हिपेटाइटिस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके भी अंत में आइटिस लग जाए इसका मतलब है वो क्या है? इन्फ्लामेशन। तो लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाए, लीवर डैमेज हो जाए, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? हिपेटाइटिस। तीसरी एक बीमारी है सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर। तो जो लीवर के टिश्यूज हैं, लीवर के टिश्यूज में इन्फ्लामेशन हो जाए और वो डैमेज हो जाए, तो उस बीमारी को कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। ये हेपेटाइटिस के आगे की कंडीशन है। और एक गॉल स्टोन, जिनके बारे में अपन बात कर ही लिए कि कोलेस्टेरॉल का गॉल ब्लैडर में जमा हो जाना,
इसी के लिए जो एक टर्म आता है वो है कोलीलिथियसिस, है ना। ये टर्म भी हमें ध्यान रखना है कि कोलीलिथियसिस जो टर्म है वो किसके लिए प्रयोग होता है, गोल स्टोन्स के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक में हमने लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर का पूरा कॉन्सेप्ट समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज और बाकी आगे की बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।